जो है साथ के साथ लेकर चल रहे हैं। यस बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन की। उसके बाद जो है हमने पाइथागोरियन थ्योरम भी हमने किया, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमने किया, सेट के साथ किया, दो सेट्स कब ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के वो भी हमने किया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन जो है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन वो हमने की, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा यस, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के बाद हमने ये रिजल्ट किया कि एवरी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस विल बी ए क्लोज सबस्पेस। ये क्लोज्ड भी होगा और सबस्पेस भी होगा। तो अब ये रिजल्ट हमें फॉरएवर याद रखना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस इज ऑलवेज ए क्लोज सबस्पेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देखिए बेटा, हिल्बर्ट स्पेस है, देखो S और S परपेंडिकुलर होंगे तो क्योंकि S परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, आप जो है अपना इजीनेस के लिए आप इसको बुला सकते हैं S परपेंडिकुलर, ऐसी कोई बात नहीं है। अदरवाइज इस प्रॉपर नोटेशन इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ, आप ये कह सकते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। आप देख सकते हैं बेटा इसमें X बिलोंग्स टू H, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ H विच आर ऑर्थोगोनल टू S, ठीक है, कंप्लीट सेट S। तो यहाँ पर बेटा जो आपका S परपेंडिकुलर है वो भी तो H का ही सबसेट है, और S तो ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सबसेट हिल्बर्ट स्पेस का है ही, और S परपेंडिकुलर भी हिल्बर्ट स्पेस का ही सबसेट है। यानी S परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S आपका क्या है, क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का। आप जानते हैं बेटा हिल्बर्ट स्पेस यानी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, और कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी आपकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बन जाती है इन केस इफ योर सबसेट इज क्लोज्ड। ओके, so यहाँ पर बेटा after this result in remark you can see that S perpendicular is complete because this is containing H, this is a subset of H and H is complete, and we know that every closed subset of a complete metric space is complete, ठीक है। मेट्रिक स्पेस का ही हम लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने लास्ट उसमें भी देखा था जो भी आपके पास विनाक स्पेस होता था और अगर उसका भी कोई क्लोज सब स्पेस होता था तो वो भी कंप्लीट जाता था मेट्रिक स्पेस के सेंस में, बिकॉज यू नो दैट एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉन लीनियर स्पेस, तो सारी नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज इनर प्रोडक्ट स्पेस पे एप्लीकेबल है, ऐसे ही सारी की सारी मेट्रिक स्पेस की नॉन लीनियर स्पेस पे भी है और इनर प्रोडक्ट स्पेस पे भी है, तीनों आपके पास कंटेनमेंट रखती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंटेनमेंट हमेशा याद रखना बेटा, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ, आईपीएस कंटेन्ड इन नॉन लीनियर स्पेस कंटेनिंग मेट्रिक स्पेस, ये आपके पास है कंटेनमेंट इनकी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस। यहाँ पर जो है आप जो यहाँ पर है डबल ऑर्थोगोनल जो है आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, आप इसको ऐसे रीड करेंगे, देखो S डबल परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको देखो, ये नोटेशन जो है आपकी वो आपको अच्छे से जो है क्लियर कर देगी कि आपको इसको कैसे रीड आउट करना है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ठीक है, यानी आपने S परपेंडिकुलर का फिर से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो बाय डेफिनेशन किसी भी सेट का, नाउ यू कंसीडर जस्ट दैट S परपेंडिकुलर इज जस्ट ए सेट, तो S परपेंडिकुलर का आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, किसी भी सेट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट जाते हैं, H के वो सारे एलिमेंट्स जो कि उस पूरे के पूरे सेट के साथ ऑर्थोगोनल हैं, ऑल दोज X बिलोंग्स टू H व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू S परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर S परपेंडिकुलर सेट आपका है। अब इसको आप ओपन कर दो इस डेफिनेशन को, इनर प्रोडक्ट ऑफ X विद Y इज 0 फॉर ऑल Y बिलोंग टू S परपेंडिकुलर, ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास बहुत ही छोटे छोटे रिजल्ट है बेटा,
बिल्कुल क्लियरली आपको जो है आप बहुत ही इजीली इनको कर सकते हैं। तो एक लुक हम इनके ले लेते हैं, लेकिन ये सारे रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए। हम इनको बहुत ही जो है थोड़ी हम यूज करेंगे इनको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस टी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच के। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज द होल स्पेस एच। ठीक है, पहला रिजल्ट आपके पास क्या है, जीरो जो आपका नल वेक्टर है उसका जो ऑर्थोगोनल, देखो सिंगलटन सेट हमने लिया है, इट जस्ट कंटेन द नल वेक्टर। ठीक है, तो जो आपका जीरो वेक्टर है उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, होल स्पेस एच के इक्वल होगा। क्यों होगा होल स्पेस एच के इक्वल, क्योंकि आप जानते हैं बेटा जीरो ही एक ऐसा वेक्टर है जो कि हर एक वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो रखता है। दैट्स व्हाई आप इसको बाय डेफिनेशन लिख करके देखो क्लियरली, सबसेट तो है ही एच का। हमने ऊपर देखा है कि एस परपेंडिकुलर क्या होता है, एच का सबसेट होता है। तो एस की जगह यहाँ पर आपका ये सेट है जीरो, सिंगलटन सेट, ये एच में कंटेन है। अब इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एच के वो सारे एलिमेंट जिनकी इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ जीरो आती है। बट आप जानते हो बेटा हर एक एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ जीरो आती है। क्यों, क्योंकि जब भी आप लेट एक्स बिलोंग्स टू एच, एच का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो तब आप जानते हो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद जीरो इज जीरो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाता है, ये जस्ट हमने एक बार यहाँ लिख दिया है कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था उसकी इनर प्रोडक्ट जीरो आ गई है। इसका मतलब क्या है, आपके पास वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाता है। बिकॉज आर्बिट्रेरी जा रहा है तो होल सेट एच आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, ऊपर वाला कंटेनमेंट और इस कंटेनमेंट को देख करके एच इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सिंपली स्टेटमेंट में यही है क्योंकि एच का हर एक एलिमेंट ही जीरो के साथ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है ऑर्थोगोनल होता है, इसीलिए हमारे पास क्या है, जीरो परपेंडिकुलर क्या है, एच के इक्वल है। अब ये देखो, अब एच का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट तो होल स्पेस एच हो गया आपका। एच का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उस केस में हमें दिखाना है इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ बहुत ही सिंपल तरीका हम अपना रहे हैं। अगर आपको ए इक्वल टू बी दिखाना होता है, ऊपर भी हमने यही किया है प्रीवियस रिजल्ट में भी, अगर हमें a is equal to b दिखाना होता है then simply we follow that a is contained in b and also b is contained in a। एक बार a का एलिमेंट लिया b में भेज दिया, एक बार b का एलिमेंट लिया a में भेज दिया, यही हम करते हैं। तो यहाँ पर आप h परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो दिखाना चाह रहे हैं कि h का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जीरो है, तो आप कंटेनमेंट दिखा दीजिए। एक तरफ की कंटेनमेंट तो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रू है, जीरो तो क्योंकि एच परपेंडिकुलर भी क्या है आपके पास बेटा, एक सबस्पेस ही तो है, क्लोज सबस्पेस, तो उसके अंदर तो नल वेक्टर होता ही है। वैसे भी आप जानते हैं जीरो तो आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल है एच के, तो ये तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिवर्स कंटेनमेंट दिखानी है कि एच ऑर्थोगोनल इज कंटेनिंग जीरो सेट। ठीक है, हमने इसका एच परपेंडिकुलर का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स इज ऑर्थोगोनल टू एच। इसका मतलब क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच इज जीरो। तो एक्स एच इज इक्वल टू जीरो हमने ले लिया। यहाँ पर अब बेटा हम क्या करेंगे, एच की, क्योंकि एच के हर कैपिटल एच के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो हम एच की क्या ले लेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू एक्स ही ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स जीरो। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स इज जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सिलेक्ट किया था एच परपेंडिकुलर का, और उसकी इनर प्रोडक्ट जो है हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था और हमने ये दिखाया कि वो एलिमेंट ही जीरो निकला। यानी कि आपका एच परपेंडिकुलर का हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन है, यानी कि आपकी क्या है, इक्वालिटी है। तो बहुत ही इजीली जो है बेटा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आपकी यहाँ कंटेनमेंट जो है प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट भी आपके पास यही है, एस इंटरसेक्शन एस परपेंडिकुलर इज जीरो। ये रिजल्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है और जो सेट होता है उन दोनों में दोनों की दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये देखो बेटा आपके पास क्या है, जीरो ही कॉमन होता है और कोई वेक्टर उसमें कॉमन नहीं होता। लेकिन ये किस केस में होता है, जब एस आपका सबस्पेस होता है तो, राइट बेटा, अगर एस आपका सबस्पेस होता है तो एस परपेंडिकुलर तो देखो बेटा हमेशा ही सबस्पेस होता है, और क्योंकि वो सबस्पेस है यानी वेक्टर स्पेस है, इट जस्ट मीन दैट इट कंटेन्स एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो उसमें तो जीरो आएगा ही आएगा। लेकिन एस अगर सिंपली नॉन एम्प्टी सेट है देन वी कांट गिव गारंटी।
But if S is a subspace, if you have this property that S is a subspace, यहाँ पर हमने S को subspace लिया है, subspace of H, ठीक है। अगर आपके पास S क्या है, subspace है, देखो यहाँ पर स्पेशली लिखा है if S and T we are non-empty subspaces, definition subsets के लिए है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ सबस्पेस है, तो सबस्पेस है तो इसमें भी जीरो होगा, तो आपके जीरो के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा। तो ये भी आपके बहुत ही इजी है बेटा। आप क्या करेंगे, आप एक तरह से देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है। एक बार इसका एलिमेंट ले लो, एस इंटरसेक्शन एस परपेंडिकुलर का, आप देखोगे कि जब भी कोई इसका एलिमेंट सिलेक्ट करते हो तो वो हमेशा उसकी वैल्यू जीरो बन जाएगी। एक बार जीरो को इसके अंदर शो करा दो, जीरो तो इसके अंदर है ही आपके पास, क्योंकि जीरो क्या होता है, आपके पास एस सबस्पेस है, जीरो इसमें बिलोंग करेगा, उसकी इनर प्रोडक्ट एस के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो होगी, एस परपेंडिकुलर में भी होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा। अब रिवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एस इंटरसेक्शन एस परपेंडिकुलर्स का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, अब ये एलिमेंट एस के अंदर भी जाएगा और एस परपेंडिकुलर में भी जाएगा। एस के अंदर आपके पास देखो एस परपेंडिकुलर के अंदर अगर गया है तो इसका मतलब एक्स इज ऑर्थोगोनल टू कंप्लीट सेट एस, यानी इसके हर एक एलिमेंट के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट जीरो है। बिल्कुल ऊपर वाला स्टेप रिपीट करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ है तो x भी तो इसी का एलिमेंट है, यू रिप्लेस y with x and you will find out that your x is 0. In this way s intersection s perpendicular is 0. ठीक है बेटा। जो आपका नेक्स्ट है, ये जो आपके पास है s is contained in t, then s perpendicular is contained in t perpendicular। ठीक है बेटा। इस तरह के रिजल्ट्स अगर आपने नहीं भी किए हैं तो भी आप जो है सिंपल डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इनको प्रूव कर सकते हैं, सिंपल को। क्योंकि आप ये देखो, मान लीजिए कि आपने ये रिवाइज नहीं किया, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये रिवाइज नहीं किया है, आपको स्टेप्स ध्यान नहीं है। स्टेप्स के लिए क्या करना है, आपको इतना तो पता है ना ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और क्या शो करना है। गिवन है एस टी का सबसेट है, लेकिन दिखाना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में रिवर्स रिलेशन होगा। क्या होगा, orthogonal complement of T will be subset of orthogonal complement of S। जो आपका ओरिजिनल सेट्स का जो रिलेशन है कंटेनमेंट का, उससे जस्ट रिवर्स रिलेशन जो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का होता है। ठीक है। अब इसकी कंटेनमेंट T परपेंडिकुलर की कंटेनमेंट S परपेंडिकुलर में आपको दिखानी है, तो बहुत इजी है बेटा, चाहे रिवाइज ना भी किया हो, यानी आप T परपेंडिकुलर का कोई एक एलिमेंट लोगे और इसके अंदर भेज दोगे। ठीक है ना। अब T परपेंडिकुलर का कोई एलिमेंट लोगे, यानी if you take any arbitrary element let x belongs to T perpendicular, it means that x is orthogonal to T, यानी T के हर एक एलिमेंट के साथ क्या है, ये ऑर्थोगोनल है। आपने लिख दिया इनर प्रोडक्ट ऑफ x with y is 0 for all y belong to T। अब टारगेट में देखो आपको s ऑर्थोगोनल में भेजना है ना, तो आप T की यहाँ पर, क्योंकि अगर T के हर एक एलिमेंट के साथ 0 है तो s तो T के अंदर कंटेन है, इट मींस s के हर एक एलिमेंट के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है। ये स्टेटमेंट जो है आपको बताती है x is orthogonal to s, this implies x belong to its orthogonal complement and it proves the containment। क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट सिलेक्ट किया वो इसमें चला गया, इट मींस होल सेट इज कंटेनिंग s परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब एक स्टूडेंट देखो आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई भी एक स्टूडेंट जो है इसको एक्सप्लेन कर दे, s is contained in x डबल परपेंडिकुलर, मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S कंटेनमेंट। यस, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट हो करके, जस्ट ए सेकंड। आस्था, यू वांट टू ट्राई बेटा? यस आस्था, यस बेटा, एक बार आप ट्राई करो। ये आपके सामने है, शेयर की हुई है मैंने स्क्रीन। कैसे प्रूव, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब मैंने 2-3 करा चुकी हूँ आपको, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक सेट को दूसरे का सबसेट बताना है, तो आपको डेफिनेशन पता है, कराइए बेटा। I'm not able to hear you बेटा। किसी और को आवाज आ रही है आस्था की? नो मैम, नहीं आ रही। ओके पंकज, आप ही कर दो बेटा।
यस बेटा, S is contained in S double perpendicular. करो इसका प्रूफ। आज का आपका ये इतना इजी है, इसीलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग से इसको कराया था, क्योंकि इतना बेस तो आपका हो ही चुका है, हाफ से ज्यादा यूनिट आपकी हो गई है कि आपको ये टॉपिक जो है इसका बेस जो है आपको क्लियर हो चुका है। तो इसीलिए, और ये बहुत ही छोटे छोटे और हल्के रिजल्ट्स हैं, दैट्स व्हाई मैं स्क्रीन शेयरिंग से इसको करा रही हूँ। यस पंकज, आर यू ट्राइंग? हमने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन करी थी आज। एक बात देखो बेटा, आप लोग पहले ही एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। आप लोग ये सोचते हो पता नहीं मैम ने क्या पूछ लिया है और किस तरह से ये हो गया है, किसी का भी कुछ भी मिस नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ देखो, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यहाँ यूज हुई है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हो चुकी है आपकी, ठीक है। क्या होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट? वो सारे एलिमेंट H हिल्बर्ट स्पेस के जिनका इनर प्रोडक्ट होल स्पेस के साथ जीरो है, जिसको भी आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, यानी S का अगर निकाल रहे हैं तो S के सभी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो तो ही वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में जाता है। यस, अब देखो फिफ्थ में क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट S इज कंटेन इन दिस। आप सिर्फ एक ही बात पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको दो सेट की कंटेनमेंट दिखानी है, A इज कंटेन इन B। तो आप क्या करोगे, S का एलिमेंट लोगे ना और इसके अंदर भेज दोगे। आपने सबसे पहले S का एलिमेंट ले लिया, लेट X बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो आपको टारगेट भी क्लियर है, S डबल परपेंडिकुलर में भेजना है, ठीक है, इसके अंदर भेजना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, इनर प्रोडक्ट ऑफ X विद Y इज जीरो फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू S परपेंडिकुलर। इस बात का आपका मीनिंग देखो, बिकॉज यहाँ पर ये आपके पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ X विद Y इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू S। यहां से आपके पास ये चीज क्या आ जाएगी, क्योंकि जो भी एलिमेंट S डबल परपेंडिकुलर में, आप ये देखिए कौन से एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट जिनकी S परपेंडिकुलर के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, और S परपेंडिकुलर के साथ इनर प्रोडक्ट किन सारे एलिमेंट्स के जीरो, जिनकी S के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट के उससे आप यहाँ क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज X इज ऑर्थोगोनल टू S परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू S डबल परपेंडिकुलर, सिंपल। तो यहाँ पर आपने कुछ भी एक अलग से कोई भी चीज आपने यहाँ पर नहीं की है, जस्ट आपने डेफिनेशन ही लिख दी है, सिंपल डेफिनेशन लिखी है, आपने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। हल्के माइंड से एक बार फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितना सिंपल था। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, अब ये रिजल्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, और इसमें आप ये पाएंगे बेटा कि आपका जो है प्रीवियस रिजल्ट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, लास्ट रिजल्ट। इफ M is a proper closed subspace of a Hilbert space H, then there exists a non-zero vector Z0 in H such that Z0 is orthogonal to M। क्या कहता है रिजल्ट, कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, तो उसके अंदर हमेशा ही एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा, H के अंदर ऐसा नॉन जीरो वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उस स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी प्रॉपर क्लोज सबस्पेस देयर इज ए वेक्टर इन H व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू M, ठीक है ना, देयर इज ए वेक्टर Z0 in H which is perpendicular to M, orthogonal to M, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा, सबसे पहले तो देखो ये आपका होल स्पेस H हो गया और इसके अंदर ये आपका M हो गया, ठीक है। अब क्लियरली आपको कहा है कि ये प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब ये M इज नॉट इक्वल टू H, इसका मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, कम से कम, या फिर एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर होगा नॉन जीरो एलिमेंट जो कि H में है और M में नहीं है। हमने कह दिया कि X वो एलिमेंट है जो कि H में है और M में नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो, since M is a proper subspace therefore there exists an element from H which does not belongs to M, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे शो की, हमने उस एलिमेंट का M सेट से डिस्टेंस काउंट कर लिया, उस एलिमेंट का M सेट से डिस्टेंस। और आप जानते हैं बेटा डिस्टेंस कैसे काउंट होगा, आप M के सभी एलिमेंट के साथ X का डिस्टेंस देखोगे, जो मिनिमम होगा, जो उस कलेक्शन का इन्फिमम होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन X एंड M। तो लेट D बी द डिस्टेंस ऑफ X टू M, हमने D कह दिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस।
डी आपका कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एम, ठीक है। तो आपके पास देखो इन्फीमम होगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एम, ठीक है। तो ये आपके पास है, डिस्टेंस हमने लगा दिया। अब क्योंकि देखो फिर से क्या है, एम क्लोज सबस्पेस है, ये चीज आपकी कल ही डिस्कस हो चुकी है, क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डी कांट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो तभी होता है डिस्टेंस जो है दो एलिमेंट के बीच का, या वो इक्वल हो, दो आपके पास क्या कहते हैं एक सेट और एलिमेंट के बीच का, अगर वो एलिमेंट उसके क्लोजर तक बिलोंग करता है तो डिस्टेंस जीरो होता है, अदरवाइज नॉन जीरो होता है। तो आपका जो है x क्योंकि क्लोज्ड है आपके पास, m क्योंकि क्लोज्ड है आपके पास और x m के अंदर नहीं है, तो m क्लोजर इज इक्वल टू m हुआ, इसका मतलब x जो है m में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ पर वो क्या होगा, नॉन जीरो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो अब तक तो हमने क्या किया है, जस्ट आपने ये लुक ही देखी है, आपने यहाँ पर H का सबसेट प्रॉपर था M, तो एक एलिमेंट मिला, उस एलिमेंट के साथ हमने M का डिस्टेंस ले लिया जो कि D है, और D की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लास्ट रिजल्ट हमें क्या कहता है, जब भी आपके पास क्लोज सबस्पेस होता है H का, तो आपको एक यूनिक एलिमेंट मिलता है M के अंदर से, उस क्लोज सबस्पेस के अंदर से, जिसका नॉर्म क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है बेटा, जिसका नॉर्म स्मॉलेस्ट होता है। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नोट यहाँ पर क्या होगा, d, उस एलिमेंट को हम z नोट नाम दे देते हैं, x माइनस वाई नोट। देखो यहाँ पर बिल्कुल पीछे वाले की तरह x माइनस वाई है ना इसके अंदर, तो x माइनस वाई नोट हमने, वाई नोट का एलिमेंट हमने चूज कर लिया m के अंदर से, और x माइनस वाई नोट की नॉर्म क्या है, d के इक्वल हो, इस एलिमेंट को x माइनस वाई नोट को हमने z नोट नाम दे दिया, मीन्स नॉर्म ऑफ z नोट इज d, and obviously because d is greater than zero, your z नोट is non-zero, okay। अब आप ये देखो बेटा, एक चीज आप देखो, अब आप अपना टारगेट देखो, हमारा टारगेट है H के अंदर से एक ऐसा एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करके दिखाना जो कि M के ऑर्थोगोनल हो, ठीक है, M के ऑर्थोगोनल हो। एक बार बेटा इस स्टेटमेंट को देखना, लास्ट रिजल्ट का यूज करके हमें वाई नॉट एलिमेंट मिल गया, उस वाई नॉट को आप यहाँ डिस्टेंस वाली कलेक्शन में यूज करोगे तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नॉट, एक नया एलिमेंट आपने उसको क्या कह दिया, z नोट कह दिया, ये z नोट आपका नॉन जीरो निकल आया यहाँ से, ठीक है। क्यों निकला है, क्योंकि देखो जीरो एलिमेंट का ही नॉर्म जीरो होगा, नॉन जीरो एलिमेंट का नॉर्म तो आपका पॉजिटिव होगा, तो नॉन जेड नोट क्या है आपका, नॉन जीरो निकल आया। एक ये एलिमेंट आपका किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा, हम इसी एलिमेंट को शो करेंगे कि ये M के ऑर्थोगोनल है, क्या है, M के ऑर्थोगोनल है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जेड नोट की इनर प्रोडक्ट M के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो दिखानी होगी। तो बेटा उसके लिए हम M का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, Y हमने ले लिया, और हमें दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ Z नोट विद Y इज जीरो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ Z नोट विद Y इज जीरो, तो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया नॉर्म ऑफ Z नोट माइनस अल्फा Y, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन Z नोट माइनस अल्फा Y मीन्स Z नोट क्या है, Y का जो है आप ये कह सकते हैं स्केलर मल्टीपल, ये चीज हम लेकर के चल रहे हैं। एक बार नॉर्म ऑफ Z नोट माइनस अल्फा Y, इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, Z नोट की वैल्यू आपने पुट कर दी, पेयरिंग आपने कर ली। अगर आप इस लुक के साथ देखते हो तो आपको लगेगा कि Y नोट प्लस अल्फा Y तो M का एलिमेंट है, Y नोट भी M का एलिमेंट है, Y भी M का एलिमेंट है, अल्फा स्केलर है, M आपका सबस्पेस है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन M का एलिमेंट है। और नॉर्म ऑफ X माइनस Y नोट, इस तरह के कॉम्बिनेशन तो आपके इस कलेक्शन में जा रहे हैं, इस कलेक्शन का मिनिमम एलिमेंट D है, तो इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होगा लेस देन इक्वल टू, तो आपने ये रिलेशन यहाँ पर यूज कर लिया, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू D, बिल्कुल जैसा हमने लास्ट रिजल्ट में लास्ट लेक्चर में हमने किया था, लास्ट रिजल्ट में वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। दोनों तरफ स्केयरिंग आप कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली। ये डी स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ Z नोट स्क्वायर के, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ले गए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने ये वाला इनर प्रोडक्ट के रिलेशन से आपने इसको ओपन कर लिया है, अलग अलग हमने कर लिया है, पूरा का पूरा इसको पूरी तरह से इसको ओपन कर लिया है। अब बेटा आप इसको जरा यहाँ से एक बार ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है दोनों सेम है और अपोजिट साइन की है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट। आपके पास बचेगा ये एक्सप्रेशन माइनस अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद Z नोट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ Z नोट विद y प्लस अल्फा इनटू अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिया था, आपने लीनियर फॉर एनी स्केलर अल्फा, हमने कहा था अल्फा इज एनी स्केलर, अल्फा कोई भी स्केलर आपके पास हो सकता है, कोई भी वैल्यू स्केलर की, तो आपने नॉर्म ऑफ z नॉट माइनस अल्फा वाई कंसीडर किया था। तो आप प्रोसीड करते आए नॉर्मल मैनर में और आपने देखा 1 आपके पास डेवलप हो गई है इनइक्वालिटी। तो ये 1 जो है आपका फॉर एनी स्केलर अल्फा के लिए अप्लाई है बेटा, इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्केलर अल्फा, एनी मतलब ऑल, ठीक है। तो हम अल्फा की कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगी। हमने अल्फा की ये पर्टिकुलर वैल्यू चूज कर ली, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट विद y। आप जानते हो इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट विद y इट विल बी, आपके पास क्या है, एक्सटेंडेड ही तो है, पॉजिटिव रियल एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है ना, यही आपके पास है इनर प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर आप ये देखो वेयर बीटा इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ये वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं, हमने 1 में पुट कर दी, ठीक है, और हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, 1 में पुट करके थोड़ा सॉल्व किया, तो आपके पास ये रिलेशन बन गया, ठीक है। 2 को देखो ध्यान से, अब 2 में जिस तरह का कॉम्बिनेशन है आपके पास बेटा, बीटा आपका कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आपके पास है, मोड ऑफ z नॉट माइनस वाई स्क्वायर, आप जानते हैं कि ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो, अगर आप ये सपोज करते हैं, ये हम तो ये मान रहे हैं कि ये सबके लिए ट्रू आपके पास बनेगी, लेकिन अगर हम बीटा को बहुत ही स्मॉल और पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं, तो आप इस टर्म को देखिए, बहुत स्मॉल और पॉजिटिव, तो ये हो सकता है कि 2 से लेस हो जाए, देखो, क्योंकि अगर ये चीज आपके पास, देखो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा, या तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 आपका कब कब हो सकता है, इक्वल टू 0 आप ये सपोज करो, या तो ये इनर प्रोडक्ट 0 हो, या फिर बीटा ही 0 हो, या फिर ये आपका क्या हो, इसके इक्वल हो, ठीक है ना बेटा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि बीटा को तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में 0 है, तो बीटा को कोई ऐसी आपके पास नहीं है, 0 के केस में ट्रिवियली होल्ड है, बीटा को तो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप अगर बीटा को, तो अल्फा की वैल्यू 0 ही हो जाएगी ना बीटा तो 0 होते ही, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अल्फा को तो हम एनी स्केलर में मींस हम नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो नंबर हम ले रहे हैं, 0 के केस में तो डिस्कशन ही नहीं है, सो बीटा आपका नॉन जीरो है, ये इसका डिस्कशन खत्म। अब आपको इस दोनों में देखना है, दोनों की प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटे। अब ये जो आपके पास वैल्यू है, या तो ये 0 हो या फिर ये नॉन जीरो हो। अगर ये नॉन जीरो हुई, हमने कहा कि ये तो नॉन जीरो है आपकी वैल्यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट विद y इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होगी तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। बीटा को बहुत ही छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर अगर आप मानते हो, नंबर बीटा को बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर अगर आप मानते हो, तो आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर बीटा बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन के बाद और भी छोटा नंबर आपको मिलेगा 2 से स्मॉल, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा। अगर ये नेगेटिव हुआ, ये इससे छोटा हुआ, तो ये आपकी टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी बेटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब 2 द रिलेशन ऑफ 2 इज नो लॉन्गर ट्रू, ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आपके पास। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि आपने इस इनर प्रोडक्ट को नॉन जीरो कहा था, इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट 0 है, मींस z नॉट इज ऑर्थोगोनल टू y, बट in the starting we take y is any arbitrary element of m, means z naught is orthogonal to every element of m, means z naught is orthogonal to m, and this completes our proof, ठीक है। तो इसमें जो है हमने सिंपली जो है इस रिजल्ट में आपको ये दिखाना था कि अगर कोई भी प्रॉपर क्लोज सबस्पेस होता है हिल्बर्ट स्पेस का, तो आपको हिल्बर्ट स्पेस से एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा जो कि उस स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। तो प्रॉपर था तो एक एलिमेंट हमने डिस्टिंक्ट h का ले लिया जो कि m के साथ डिस्टेंस d रखता है, ठीक है, और क्योंकि क्लोज सबस्पेस है तो d ग्रेटर देन 0 होगा। लास्ट की जो थ्योरम थी कल की, उससे हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, यूनिक एलिमेंट, जिसकी नॉर्म जो है उस स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल होगी, यानी कि नॉर्म ऑफ z नॉट इज इक्वल टू d। अब हम इसी z नॉट को m के ऑर्थोगोनल दिखाएंगे, उसके लिए हमें m के हर एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 दिखाना होगा। तो हमने क्या किया, y आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया m का और इसके साथ इनर प्रोडक्ट हम 0 दिखाएंगे। हमने ये कॉम्बिनेशन लेकर चले, नॉर्म ऑफ z नॉट माइनस अल्फा वाई फॉर एनी स्केलर अल्फा, इसको बेटा हमने डील किया है, और अल्फा की क्योंकि एवरी स्केलर के लिए था, अल्फा की ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है,
जैसे आपने डिस्कशन किया लास्ट में, अगर आप ये नंबर इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट y नॉन जीरो मानते हैं तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आती है, और यहाँ पर जो है आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। अजम्पशन क्या थी हमारी कि इनर प्रोडक्ट जो है नॉन जीरो है, यानी इनर प्रोडक्ट आपकी जीरो है y के साथ, और क्योंकि y आर्बिट्रेरी था मींस होल स्पेस के साथ जीरो है, मींस आपका z नॉट जो है m के ऑर्थोगोनल है। दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। ठीक है बेटे, तो इस तरह से जो है आपका ये जो है रिजल्ट जो है आपका प्रूव होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, क्योंकि आपको बेटा देखो इजी है, लेंथी जरूर है लेकिन इजी बहुत है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सारी डेफिनेशंस, सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ओनली देन यू कैन डू।